हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। आज का होने वाला है रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 17। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, जो एंगुलर मोमेंटम है उसको दिखाते हैं एल से। ये एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम को दिखाते हैं पी से। किससे दिखाते हैं? पी से। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मान लिए मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट का मास है m और ये कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके पास क्या आएगा? तो इसके पास आएगा मोमेंटम। जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ज्यादा मोमेंटम। जितना कम मास, जितनी कम वेलोसिटी, उतना कम मोमेंटम। ये फॉर्मूला तो हमको पता है, ये चीज तो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। अब देखते हैं टॉर्क यानी क्या होता है। टॉर्क भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टॉर्क को दिखाते हैं टाउ से। और ये टॉर्क होता क्या है? मान लीजिए हमने कोई एक दरवाजा ले लिया, ये समझ लेते हैं दरवाजा है, और ये दरवाजा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो मैंने क्या किया? मैंने मान लो यहां पर एक फोर्स लगाया, और जहां पर फोर्स लगाया वहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है, समझ लो आर। तो टाउ को हम कैसे दर्शाते हैं? टाउ को हम दर्शाते हैं आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा से दर्शाते हैं। ये तो इसका स्केलर फॉर्म हो गया। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। अब ये जो एक चीज याद रखने लायक बात है बच्चों, टॉर्क जो होता है इसको और एक नाम है, और वो क्या नाम है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या नाम है इसका? तो वो नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का मूवमेंट होता है। उसी तरह से जो एंगुलर मूवमेंट होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। अब ये तो हमने लिख लिया यहां पर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये किसका मोमेंट है? तो ये लीनियर मोमेंटम का है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है एल, तो वो क्या आता है? तो वो आता है लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर। ये इसका फॉर्मूला आता है। इसको डिस्क्राइब करते हैं डायग्राम से। मान लो मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, इसका मास समझ लेते हैं m, और ये किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा गोल 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 घूम रहा है। और ये क्या है? ये इसका रेडियस ऑफ रोटेशन है, और इसके लीनियर वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? तो इसका मोमेंटम आएगा मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो आपके लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये तो मुझे मिल गया लीनियर मोमेंटम। अब यहां पर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है, तो यहां पर ये जो रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो इसका ये है वेक्टर फॉर्म। इसको अगर मुझे स्केलर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? आर पी साइन थीटा। इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। ये हो गया इसका स्केलर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। इसके भी टॉर्क जैसे दो फॉर्मूले हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला क्या होता है। तो सेकंड फॉर्मूला होता है बच्चों L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये क्या होता है? ये इसका सेकंड फॉर्मूला होता है। इस सेकंड फॉर्मूला को आगे चल के हमको डिराइव करना है, लेकिन हम थोड़ी सी एनालॉजी देख लेते हैं। और वो एनालॉजी किसके बीच में है? तो वो एनालॉजी है लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के बीच में। किसके बीच में है? तो वो एनालॉजी है लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के बीच में। बच्चों, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, एंगुलर मोशन में वही काम टॉर्क करता है। लीनियर में मोशन में जो काम मास करता है,
एंगुलर मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I करता है। यहां पर लिखते हैं v, यहां पर लिखते हैं ओमेगा, यहां पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट s और यहां पर लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यहां पर लिखते हैं एक्सीलरेशन a और यहां पर लिखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? तो मास का सिनोनिम क्या है? तो वो है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v का सिनोनिम क्या है? तो वो है ओमेगा। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये हमारे पास मिल जाता है। अब हमको क्या करना है? ये L इज इक्वल टू I ओमेगा किस तरह से आया, इसके प्रूफ को हमें देखना है। तो आइए इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, इसके प्रूफ को देख लेते हैं। प्रूफ को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ये मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट ऐसा कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट पार्टिकल से बना है। इनफाइनाइट पार्टिकल का बहुत छोटा छोटा मास है, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से ये बना है। हम केवल 2 या 3 पार्टिकल लेंगे। ये मान लो एक पार्टिकल ले लिया, ये दूसरा पार्टिकल ले लिया, ये और तीसरा पार्टिकल लिया। इस पार्टिकल का मास समझ लेते हैं m1 है, इस पार्टिकल का मास समझ लेते हैं m2 है, और ये समझ लेते हैं n पार्टिकल है जिसका मास है m। अब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये किसी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रहा है, और ये हमने बना लिया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बात क्या आती है? तो यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितना दूर है? तो ये समझ लेते हैं r1 डिस्टेंस दूर है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं r2 डिस्टेंस दूर है, और ये समझ लेते हैं rn डिस्टेंस दूर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अलग अलग लीनियर वेलोसिटी से घूमेंगे। तो ये समझ लेते हैं इस लीनियर वेलोसिटी v1 से घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं लीनियर वेलोसिटी v2 से घूम रहा है, और ये ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं लीनियर वेलोसिटी vn से घूम रहा है। और यहां पर है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। भले ही यहां पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खाली एक ही होगा। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, रेडियस अलग अलग होगा, इनके मासेस अलग अलग होंगे, बाकी की जो चीजें हैं वो अलग अलग होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक ही होगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m1। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m1। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m1 को दर्शाते हैं हम L1 से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है r1 p1 sin थीटा। अभी हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है rp sin थीटा। अब यहां पर पहले मास के लिए हमने लिखा r1 p1 sin थीटा। अब यहां पर r1 और p1 के बीच में एंगल कितना है? तो वो है 90 डिग्री का। तो sin 90 कितना हो जाएगा? तो sin 90 होता है 1। तो ये क्या आएगा? ये आएगा r1 p1 आ जाएगा। अब हमको पता है बच्चों P कितना होता है? P होता है लीनियर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर P1 की वैल्यू पुट कर देता हूं r1 इंटू m1 इंटू v1। ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब मुझे ये भी पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? तो वो आता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहां पर v1 की जगह पे r1 ओमेगा पुट कर देता हूं, r1 इंटू m1 इंटू r1 इंटू ओमेगा। अब यहां पर हमने ओमेगा 1 वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि जितने भी पार्टिकल है उन सब का एंगुलर वेलोसिटी एक ही आने वाला है, इसलिए हमने खाली यहां पर ओमेगा लिख दिया है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m2 के लिए क्या आएगा? वो आएगा L2, और ये क्या वैल्यू आएगी? तो वो आएगी m1 इंटू r1 स्क्वायर
ओमेगा। अच्छा, ये जो चीज है इसको मैं फिर से रीराइट कर देता हूं, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये क्या आ गया L2 के लिए, सॉरी मेरी गलती हो गई, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। ये यहां पर इसका L2 का आता है। उस तरह से अगर थर्ड पार्टिकल है तो उसके लिए क्या आएगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। उसी तरह से अगर n पार्टिकल है Ln, उसका एंगुलर मोमेंटम हम दिखाएंगे Ln से, और वो कितना आएगा, वो आएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो लिख देता हूं मैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम दिखाएंगे L से, और वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन Ln। तो यहां पर L1 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब यहां पर आप देखोगे ओमेगा को कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैं ओमेगा को कॉमन निकालता हूं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों इस चीज को मैं समेशन के फॉर्म में लिखता हूं। तो समेशन के फॉर्म में कैसा आएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, और हमें पता है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया i होता है, तो ओमेगा इंटू आई। तो इसी को मैं रीराइट करता हूं, ये क्या आएगा, i ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहां पर प्रूव हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड करके लिख देंगे। तो ये बच्चों इसकी प्रूफ है, ये आपको एग्जाम में आ सकती है। तो यहां पर तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों आपको पता होगा तीन चीजें कंजर्व होती है। तो पहला होता है मास कंजर्व होता है, दूसरा होता है एनर्जी कंजर्व होता है, और तीसरा कंजर्व होता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है या मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है। तो मान लीजिए हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का मास समझ लेते हैं m1, और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहां पर कुछ देर बाद अगर हम देखते हैं तो यहां पर इसका मान लीजिए मास सेम हो गया। तो कुछ देर बाद अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगता है, तो इसका मास तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियली इसका मोमेंटम था p1 और बाद में इसका मान लो मोमेंटम हो गया p2। तो यहां पर p1 जितना होगा वो p2 बाद में जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वो कैसे रहेंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे। और ये कब रहेंगे, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन से हो सकते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, या और कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, उसमें भी एक वर्ड याद करना पड़ेगा, और वो वर्ड क्या है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड यानी क्या, मान लो यहां से अगर फोर्स एक लग रहा है और यहां से फोर्स लग रहा है, दोनों भी अगर 10 न्यूटन के हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे बैलेंस्ड
एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन अगर कहीं एक ही दिशा से लग रहा है फोर्स तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या आएगी, तो वो भी लिख लेते हैं। इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force is acting on object, then its momentum will be constant. Momentum will be constant. If no external unbalanced force is acting on an object, then its momentum will be constant. यानी अगर यहां पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट है, राइट। अभी हमको देखना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या स्टेटमेंट आता। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट देखने के लिए हमको दो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो फोर्स जो है, फोर्स की जगह पे हम लिख देंगे टॉर्क, और मोमेंटम की जगह पर लिख देंगे एंगुलर मोमेंटम। फोर्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, फोर्स की जगह पे हमने लिख दिया टॉर्क, और मोमेंटम की जगह पे लिख दिया एंगुलर मोमेंटम, और यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट क्या आएगा, इफ नो external unbalanced torque is acting on rotating object, then its angular momentum will be constant, राइट। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट कुछ एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा है और वो एंगुलर मोमेंटम है L1। थोड़ी देर बाद हम इसे देखते हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखते हैं L2 है, तो L1 इज इक्वल टू L2 रहेगा हमेशा। हमेशा क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। यही क्या होता है, तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमको बच्चों एक प्रूफ देखनी है, और वो प्रूफ क्या है कि मान लो अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 होता है तो L क्या हो जाएगा, L हमेशा कांस्टेंट रहेगा। L क्या होता है, तो L एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो L क्या हो जाएगा, L कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी हमें प्रूफ देखनी है, तो आइए इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हमको पता है बच्चों कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होता है, उसको हम दिखाते हैं L इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर R से। इस चीज को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T। तो यहां पर क्या आएगा, dl बाय dt आ जाएगा, और यहां पर d बाय dt इंटू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P लिख देता हूं मैं। अब हम यहां पर क्या यूज करेंगे, तो हम यहां पर यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो आपको पता ही होगा, वही हम यूज करने वाले हैं। तो ये वेक्टर R इंटू डी बाय डी टी वेक्टर P प्लस वेक्टर P इंटू डी बाय डी टी
आर होता है। अब आपको पता है डी आर बाई डी टी क्या होता है, तो वो होती है वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी इज इक्वल होती है वेलोसिटी, और हमको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और हमको ये भी पता है बच्चों dp बाई डी टी होता है फोर्स। अब ये जो dp बाई डी टी हो फोर्स कैसे होता है, ये अगर आपको नहीं पता, ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। dp बाई डी टी क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये कैसे आता है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो मैं d बाई डी टी को P लिख देता हूं। P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर d बाई डी टी मास इनटू वेलोसिटी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मास कैसा है, तो मास कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर लिख देंगे d बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो होता है फोर्स, F इज इक्वल टू ma। तो dp बाई डी टी क्या होता है, तो dp बाई डी टी होता है फोर्स। ये हमको यहां पर मिलता है, ये हमने यहां पर लिख लिया है। तो ये सब वैल्यू मैं क्या करूंगा, सो ये सब वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा। तो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर m प्लस वेक्टर p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी की जगह पे क्या लिख दूंगा, v। तो v क्रॉस v। तो हमको पता है बच्चों दो सेम क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, तो वो 0 आता है। तो यहां पर इसके वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो मुझे क्या मिलेगा, dl बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। ये मुझे मिल जाता है। और हमको पता है बच्चों वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f क्या होता है, तो वो होता है टॉर्क। क्या होता है, वो टॉर्क होता है dl बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा टॉर्क। अब मान लो टॉर्क है 0, इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो dl बाई डी टी क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0। अब किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 कब आता है, जब वो चीज कांस्टेंट होती है तब उसका डेरिवेटिव आता है 0। यानी अगर L आपका कांस्टेंट है, इफ L इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dl बाई डी टी क्या आएगा, वो आएगा 0। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर टॉर्क 0 है तो L क्या आ जाएगा, तो L कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये भी यहां पर प्रूव हो गया। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।